बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के दो टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, मसाइल में गिरे हुए होते हैं, उनको समझाते भी हैं, उनको हौसला देते हैं, उनको बताते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह कामयाब होना है। साथ ही साथ में दोनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर आप इनके वीडियोस देखते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं। दोनों भाई भी हैं। मज़े की बात यह है तो मैं इनका तारुफ़ कराता चलूँ। सलमान अहमद अवान मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ में उनके बड़े भाई अली अहमद अवान मौजूद हैं। नाज़रीन, अली अहमद अवान के साथ एक निस्बत हमारी ये भी है कि ये रावियन भी है, गवर्नमेंट कॉलेज से मादर इल्मी, चूँकि एक ही है हम दोनों का, तो ये भी खुशी की बात है। सलमान, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि चूँकि वालिद साहब भी काफ़ी माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आपकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि जो भी इस घर में होगा वो मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ, लेक्चर्स की तरफ जाएगा? क्या बचपन से हमने डिसाइड किया था कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो वालिद साहब जिस तरह इस फील्ड में थे तो उन्होंने बचपन से ही हमें कुछ ऐसी बातें बताना शुरू कर दी कि ताकि हम बचपन से ही कुछ हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इंसान को तालीम तो देता है, यानी वो हमें मैट्रिक करा देगा या इंटर करा देगा, लेकिन उस तरह बच्चा जो है वो ग्रूम नहीं हो सकता। तो उसके लिए वालिदैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेरे फादर ने बखूबी अदा की और उन्होंने जिस तरह हमें ग्रूम किया बचपन से ही, हमें साइकोलॉजी की कुछ टिप्स दी, कुछ मोटिवेशन स्पीकिंग के मुतालिक बातें बताई। तो हमने बचपन में, जब मैं 7 साल का था और अली अहमद अवान 9 साल के थे, तो हमने एक यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें हमने न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ अभी तक हमें याद है, अभी तक हमने अपनी आईडीज़ पर भी अपलोड की। तो वो हम इस तरह था कि हम बैठे हुए थे, हमने कहा कि चलो न्यूज़ पढ़ते हैं कि एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि हम बचपन में 7 साल की उम्र में भी हमने कैमरा को फेस किया। तो उसके बाद से हमें कैमरा को फेस करने के लिए हमें किसी कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे में वो फील आ गई थी कि अब हम ईज़िली कैमरा को फेस कर सकते हैं और अब हम बड़ी महफ़िलों में जा सकते हैं, बड़े लोगों से बातचीत कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो तब से हमने फिर इस तरह मोटिवेशनल लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिए, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर हमने खुद मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आए और वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा अली, आप मुझे बताइएगा कि आपने शुरुआत कब की? पहली दफ़ा किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि आप इस फील्ड की तरफ आए? नहीं यार, मैंने लोगों को समझाना है और इस तरह की वीडियोस बनाने हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। जब मैं 9 ईयर्स की एज में था तो तब से मुझे ये शौक़ डेवलप हुआ मेरे अंदर कि मैंने ये मज़ीद कुछ सीखना है और लोगों के साथ मैंने उसे शेयर करना है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो भी सीखते हैं पूरा वीक में हम उसे एक वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके लोगों के साथ शेयर करें। तो क्योंकि बचपन में हमारे घर का माहौल भी ये था, मेरे फादर भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो भी हमें घर आकर बताया करते थे कि ये जो नई चीज़ उन्होंने सीखी है तो वो हमसे शेयर किया करते थे। बहुत से फादर्स ऐसे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम इतना स्पेंड नहीं करते, मगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हमें बताया कि ये चीज़ अगर आप करते हैं तो इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा। तो फिर वहाँ से हमें ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट की और फिर हमने, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी हम अटेंड किया करते थे, जबकि उस एज में जो दूसरे यंगस्टर्स होते हैं वो आपने देखा होगा प्ले गेम्स करते हैं, वो मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, वो प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं, जो कि इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। मगर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हमारा पैशन क्योंकि बन चुका था, तो हम मज़ीद बुक्स को स्टडी किया करते थे, हम मज़ीद वीडियोस देखा करते थे, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था और फिर हमारी कोशिश यही होती थी कि हम वो चीज़ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। सलमान, आपका बचपना कैसा गुजरा? आप भी खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते थे या सिर्फ बस पढ़ते थे, वीडियोस देखते थे, लेक्चर्स? मेरे ख्याल से हमने सारा काम किया, यानी जिस तरह का एक बचपन होना चाहिए, एक प्रॉपर बचपन। अक्सर जो लोग ये समझते हैं कि जो बचपन है वो सिर्फ खिलौने या वीडियो गेम्स या टीवी देखना या खेलना या कोई शरारत करना सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है, जबकि आजकल के जो बच्चे हैं जिस तरह वो बातें करते हैं, बड़ों की जगह पे बैठते हैं, यानी 5-6 साल के बच्चे भी उसी तरह अंडरस्टैंड करते हैं जिस तरह के बड़े लोग अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी बात को। तो हमारा जो एक बचपन था वो फुली पैक्ड था, यानी उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसमें हम खेले भी, अपने बिल्कुल बैलेंस था और फादर के साथ भी उसी तरह रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। ऐड करूँगी, जो भी कोई इवेंट होता था जैसे कि इंटरटेनिंग इवेंट कोई है तो उसमें हम अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे और बहुत खुशी महसूस होती थी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, मज़ीद न्यू चीज़ें भी हम एक्सप्लोर किया करते थे। बड़ों की बात की तो यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि आपने भी देखा होगा, ये बात नोटिस की होगी कि आजकल हमारे माशरे में एक बात जो बहुत आम है कि वालिदैन को
उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। एक तो वालिदैन का भी इसमें एक कसूर ये भी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि इस रवैये को किस तरह चेंज किया जा सकता है जो आजकल हमारे माशरे में हो रहा है कि वालिदैन को घरों से बाहर फेंक दिया जाता है, बहुत सारे और भी इस तरह के। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, हम लोगों को बताते हैं कि उन्होंने हमें ट्रीट कैसे करना है। दरअसल इसमें दोनों जगह पे काम करने की ज़रूरत है। फैमिली को भी चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटी जो है उसे मेंटेन रखे, वो अपने बच्चों के हाथ में अथॉरिटी मत दे, यानी उसके बच्चे उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो बताएँ उनके बच्चों के साथ हम डील करें और रूट कॉज के ऊपर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है उनके बच्चों को कि वो अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि उन दोनों चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है, फादर को, मदर को और उनके बच्चों को। तो बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्योंकि फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर वो लिमिटेशंस भी क्रॉस हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर रिलेशनशिप में लिमिटेशंस भी होनी चाहिए और हर रिलेशनशिप में आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए अपने बच्चे को कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर आप रिलेशन कायम कर लेते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो उनका बुरा असर भी होता है। फ्रेंडली आपने बात की तो फ्रेंडशिप के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आजकल नौजवान नस्ल कंपनी जो रखती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है उनकी लाइफ के ऊपर भी। ऐसे कंपनी कुछ लोग रख लेते हैं जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कंपनी किस तरह रखनी चाहिए? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे से हंसकर बात करेगा वो हमारा दोस्त है। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है कि जितने उसके करीब जो 5 लोग हैं उनकी एवरेज होती है एक शख्स की पर्सनैलिटी। तो जितनी आपकी कंपनी जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आपकी जो कंपनी है, आपके दोस्त जो हैं, हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, कैमरा कितने हैं, मेमोरी कितनी है। तो क्योंकि वो हमारे करीब रहने होती है चीज़। आजकल हर शख्स के पास मोबाइल है, हर शख्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो उसका इस्तेमाल करता है। तो क्योंकि वो हमारे करीब रहना होता है मोबाइल, तो इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं कि हमारे पास अच्छी से अच्छी चीज़ आए। लेकिन जब दोस्तों को हमने डिसाइड करना होता है कि कौन हमारा दोस्त होगा, तो हम सिर्फ जो हमारे से हंसकर बात करता है, जो हमारे से हाथ मिलाता है, हमारे करीब होना चाहता है, तो हम उसको दोस्त बना लेते हैं। जबकि इसमें हमें म्यार सेट करना चाहिए कि क्या जो दूसरा शख्स है जो जिसको हम दोस्त बनाना चाह रहे हैं, क्या उसकी लाइफ में कोई गोल्स हैं, क्या वो भी कोई अच्छा काम कर रहा है कि वो डिज़र्व करता है हमारा दोस्त होना। तो ये हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है हमारे अलावा भी, और हमारे साथ रहकर वो हमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा और हमारे साथ क्या अच्छे तरीके से वो सलूक करेगा और अच्छे तरीके से हमारे साथ टाइम पास करेगा। अच्छा नाज़रीन, हमारा एक मसला ये भी है पाकिस्तान में कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो कामयाबी हासिल करें। कि अभी मैट्रिक में है तो वो चाहते हैं कि जल्दी वो ऐसी बड़ी सीट पे बैठ जाए कि उनसे बड़ा कोई हो ही ना, कि उस पोस्ट से बड़ा कोई पोस्ट उनको मिले भी ना। अच्छा, आप अली मुझे बताइएगा कि ये इंस्टेंट जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम कामयाब किस तरह हो जाए। अभी तो उन्होंने मैट्रिक भी नहीं क्या होता, ये सवाल उठाते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में कामयाब किस तरह हो जाए, इंस्टेंट अभी हमें कामयाबी मिले। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट का दौर चल रहा है और यहाँ पर जब हम कुछ स्टेटस अपडेट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ़ौरन देखें कि उसके ऊपर कितना लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर्स आए। तो हम ये जब इंस्टेंट चीज़ें देख रहे होते हैं तो इससे हम मज़ीद अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम जब ये समझते हैं कि जो हम अभी काम करेंगे इसका हमें रिजल्ट बाद में मिलेगा, तो इससे हमें कामयाबी की एक बुनियाद रखते हैं। हम अपने बच्चों से ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जो भी उन्होंने चीज़ लेनी है, जो भी उनके बच्चों का गोल है या वो चाहते हैं कोई चीज़ लेना, तो उनके पेरेंट्स उन्हें ये ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें हर रोज़ कुछ पॉकेट मनी दें और उन्हें कहें कि आपने इस पॉकेट मनी को जमा करना है एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपने कोई अपनी ऐसी चीज़ खरीदनी है जो कि आप चाहते हैं। जबकि ऐसा ना करें कि आप उन्हें कुछ पैसे दे दें और कहें कि जो आप मोबाइल लेना चाहते हैं वो जाके आप ले लें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों को ये फील आएगी कि पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है और इसे सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है। मार्शमैलो एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक साइकोलॉजिस्ट ने 2 बच्चों के ऊपर। उन्होंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया एक रूम के अंदर, उन्होंने मार्शमैलो उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये मार्शमैलो अभी खा लेते हैं तो आपको सेकंड मार्शमैलो नहीं दी जाएगी, और अगर आप ये मार्शमैलो अभी नहीं खाते तो मैं 15 मिनट बाद जब दोबारा रूम में आऊँगा और देखूँगा कि अगर आपने मार्शमैलो नहीं खाई तो फिर मैं आपको रिवार्ड के तौर पर एक और मार्शमैलो दूँगा। तो जब देखा गया
कि जब वो वापस आए रूम के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों ने मार्शमेलो खा ली थी और कुछ बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाई थी। तो जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाई थी उनके जब बाद में 40 साल बाद उनकी प्रोग्रेस देखी गई तो देखा गया कि उनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, वो ड्रग अब्यूज़ का भी शिकार नहीं हुए थे, उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे थे। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का फ़ायदा ये भी होता है। ड्रग अब्यूज़ की बात की, इसी से मुतल्लिक सवाल आपसे करूंगा कि नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्शन बढ़ रही है, क्या वजह समझते हैं? मैट्रिक का स्टूडेंट होगा, FSC का होगा, फर्स्ट ईयर, बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट लेना शुरू हो गए हैं, क्या वजह है? अच्छा, स्टडी एज के दौरान जब हम स्टडी को मैनेज नहीं कर पाते तो अक्सर हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए या हम तवज्जो हासिल करने के लिए या कभी हम पढ़ाई की तरफ ताकि हमारा ध्यान रहे तो उसके लिए हम किसी ना किसी जो लोग हैं वो ड्रग्स यूज़ करने लग जाते हैं, जो यंगस्टर्स हैं। तो उसमें जब वो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसके बाद जब उन्हें नींद नहीं आती तो नींद हासिल करने के लिए भी कि ताकि नींद आए तो उसके लिए भी जो यंगस्टर्स हैं वो कोई ना कोई ड्रग यूज़ करते हैं कि ताकि उनको नींद भी प्रॉपर आए। और कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी यंगस्टर है, उनका दोस्त है, वो उन्हें कोई भी ड्रग पेश करता है तो वो उसे यूज़ करते हैं, जिसके बाद वो एडिक्शन उनको लग जाती है। तो ये हमारे जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये उसको भी डिस्टर्ब करता है, यानी हमारी बॉडी उस तरह फंक्शन नहीं कर पाती। हमारी बॉडी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी बॉडी उस ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाती है, उस ड्रग के ऊपर। जब तक वो ड्रग यूज़ नहीं करते तो उनकी बॉडी उस तरह ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं कर पाती। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि उससे दूर रहा जाए। एक आम रूटीन जो हेल्दी रूटीन है, एक शख्स की जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको काम करने दिया जाए और उस तरह की कोई चीज़ यूज़ ना की जाए। वैसे एंजाइटी की बात की तो काफ़ी लोग जो लव अफेयर जिनका चलो होता है कि गर्लफ्रेंड नाराज़ वगैरह होती हैं तो वो एंजाइटी बेचैनी के शिकार होती है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हो। तो आप लव अफेयर्स को किस तरह समझते हैं कि कितना इफ़ेक्ट करती है इंसान के हेल्थ के ऊपर और बाकी ज़िंदगी को? हम यूनिवर्सिटी तो जाते हैं किताबों से इश्क करने, मगर हम किसी और से इश्क कर बैठते हैं। तो ये जो चीज़ होती है काफ़ी इफेक्ट करती है स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। हम यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो पैचअप ब्रेकअप में हमारी पूरी लाइफ जो है वो गुजर जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम दूसरे शख्स का रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह उस शख्स को इम्प्रेस कर सकें, तो हम पूरे जतन करते हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए। मगर क्या होता है कि बाद में जब कोई हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई अपसेट होता है, तो फिर हम डिप्रेशन फेज़ में चले जाते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करना भी बनता है कि जितना बड़ा ये इशू है, कितना लोगों को इस इशू को फेस करना पड़ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स ये बात अक्सर नहीं समझते कि इस काम के लिए एक डिफरेंट एज पड़ी है, पूरी ज़िंदगी हमारी इस काम के लिए पड़ी है। तो अगर हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर खाली अगर स्टडीज़ को फोकस करें, अगर हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हमने अपनी लाइफ के अंदर मज़ीद गोल सेट करने हैं, हमने अपनी लाइफ में मज़ीद गोल्स को अचीव करना है, तो मेरा ख्याल है इस लव अफेयर से निकल सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें कि हमने अपनी लाइफ में मज़ीद स्टडी करनी है, हमने मज़ीद बुक्स को एक्सप्लोर करना है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लव अफेयर्स में जब जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी का फोकस ही बिल्कुल ये हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है उनकी ज़िंदगी का फोकस, और दिन रात उन्हें ये फिक्र खाई रहती है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो मेरे स्टेटस को लाइक नहीं कर रहा, वो मेरे स्टेटस को कमेंट नहीं कर रहा, या वो मेरी तस्वीर नहीं देख रहा। तो अब इस जो काम के लिए अगर हमने डील करना है इस इशू के साथ, तो हमने ये समझना है कि इसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हमने इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ आनी जानी रहती है। तो हमने फोकस सिर्फ स्टडी को करना है। सलमान, इससे एक और सवाल भी जुड़ता है कि हम जो नौजवान नस्ल इस पाकिस्तान के, अगर हम टारगेट करें पाकिस्तान को, वो अपनी जो एनर्जी है वो मस्बत चीज़ों पे नहीं लगा रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इन जो नौजवान नस्ल के रवैयों को किस तरह बदला जा सकता है? बिल्कुल, ये अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं कर पाते। अक्सर लोग जो जैसे ज़्यादा देखने में आता है कि जिसको ज़्यादा प्यास लगी होती है और वो शॉपिंग कर रहा होता है, तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने प्यास की जगह पानी पीना है, वो ज़्यादा शॉपिंग कर बैठता है। यानी जब हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा मांग रही होती है, जैसे प्यास लगती है, तो हमारी बॉडी को पानी रिक्वायर होता है, तो पानी की जगह वो ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं कि हमारी बॉडी को शायद शॉपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा चैनलाइज नहीं कर पाते, मस्बत काम की तरफ नहीं जाते, ज़्यादा हमें मनफी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो जिस तरह इन्होंने बात की, जब ट्विटर के ऊपर हम जिस तरह ट्रेंड देखते हैं, तो कोई भी ट्रेंड आता है तो हम उसके बारे में हमें पता भी नहीं होता और हम उसको देखकर ट्विटर के ऊपर लोग जो हैं उसको ट्वीट करने लग जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि आगे पीछे उसकी क्या बात है। तो ये लव अफेयर, ड्रग्स, ये भी यही चीज़ है कि आपको किसी चीज़ का नहीं पता, किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता, और आप किसी दूसरे को देखकर उसे अपना लेते हैं और ड्रग एडिक्शन में लग जाते हैं और उस ट्रेंड को फॉलो कर बैठते हैं। तो आप जब तक अपनी, यानी आपको पता होना चाहिए, फैमिली से आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं।
आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको सही जगह यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम करना चाह रहे हैं, आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जाके अपनी जो पढ़ाई की जो टाइम है उसको आप स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो ये उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस में भी आपको फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए कि आपका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आज आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी इस वक्त पढ़ाई होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब आप प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस में डिफरेंस करते हैं करना चाहिए तब बिल्कुल इस मसले का हल प्रायोरिटी और ढूंढा जा इंपॉर्टेंस सकता में है। काफ़ी डिफरेंस है। यानी इस वक्त क्या ज़रूरी है वो आपकी प्रायोरिटी है और वैसे क्या चीज़ अहम है वो आपकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, सोशल मीडिया की हमने काफ़ी बात की, जो जब आप दोनों वीडियोस अपलोड करते हैं कभी जेलसी होती है कि यार सलमान के व्यूज़ ज़्यादा आ गए या अली के व्यूज़ ज़्यादा आ गए? इस तरह ज़्यादा नहीं देखने में आता कि कभी जेलिस हो मैं अली से हूँ या अली मेरे से जेलिस हो, क्योंकि जब भी हम कोई बेहतर काम करते हैं तो हमें पता होता है कि उसका कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। जब भी आप कोई बेहतर काम करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान टारगेट सेट करता है कि 1 लाख व्यूज़ आएंगे तो उसमें अगर 1 लाख नहीं आते 50,000 आते हैं लेकिन वो बेहतर आते हैं और उससे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है तो उससे ज़्यादा खुशी होती है हमें कि किसी एक शख्स की भी अगर ज़िंदगी में कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई एक शख्स पहले किसी और राह पे था और वो सही राह पे आ जाता है तो उससे हमें ज़्यादा खुशी होती है कि अगर 1 लाख लोग वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा ये है कि नहीं होते आप दौर में बिल्कुल होती है एक दूसरे का काम देख के, और मैं इसकी वीडियो शेयर कर रहा होता हूँ, ये मेरी वीडियो शेयर कर रहा होता है। सलमान, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा एग्ज़ाम के हवाले से कि नौजवान नस्ल जब एग्ज़ाम देने जाती है तब उनको कन्फ्यूजन का शिकार होता है, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, बेचैनी होती काफ़ी। तो उस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए कि उस बेचैनी को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए इसमें एक मेन रीज़न तो ये भी होती है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होती। हम पूरी रात जाग रहे होते हैं, पूरी रात हम बैठ के क्रैमिंग कर रहे होते हैं, हम क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ा नहीं होता तो हम रात जो हमारी नाइट होती है हम उस नाइट के ऊपर कहते हैं कि हम इस पूरी नाइट में ऐसा कुछ पढ़ लें कि जिससे हम एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, जबकि एक रियलिटी से बहुत दूर बात है कि हम एक रात के अंदर ऐसी तैयारी नहीं कर सकते कि जिससे हम पूरे एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं। तो एंग्जाइटी भी देखने में आती है स्टूडेंट्स में। तो जब वो अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते, जब वो एक टाइम टेबल नहीं बनाते, इसमें प्रोएक्टिव होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं एग्जाम में जो कि प्रोएक्टिव होते हैं, जो कि पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो अगर आप एंड टाइम के ऊपर, अगर आप 11th आवर के ऊपर कोई काम करेंगे तो फिर आपको एंग्जाइटी तो फेस करनी पड़ेगी एग्जाम में। तो फिर इसमें आपको ये चाहिए कि आप अपनी नींद पूरी करें। इसमें रिकमेंड ये किया गया है कि 8 to 9 आवर्स की जो नींद है वो स्टूडेंट्स लें एग्ज़ाम से पहले, और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। और इसके बाद अब एंग्जाइटी से डील करने के लिए वो ये कर सकते हैं कि वो प्रोएक्टिव हों, वो अपने गोल्स को पहले से सेट करें, वो देखें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। सलमान, आखिरी मैसेज आप पाकिस्तानी अवाम को जो देना चाहें उसके साथ हम प्रोग्राम के ख़त्म करेंगे। अक्सर लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, यानी कामयाबी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कामयाबी हासिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बुनियाद है वो है आपकी एफ़र्ट। अक्सर लोग अपनी एफ़र्ट पूरी नहीं दे रहे होते और वो इस आस में बैठे होते हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स खेत में बैठा हुआ है और वो गाय का इंतज़ार कर रहा है कि वो खुद आके दूध देगी और उसको प्यास लग रही है और उसने दूध पीना है। तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा और आपको दूध लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको पीना पड़ेगा। असल में हम अपनी एफ़र्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं तो सक्सेस के पीछे कि हमें कामयाबी हासिल करनी है, जबकि जितनी ज़्यादा आपकी एफ़र्ट्स होंगी उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी कामयाबी हासिल करने के लिए। एक शख्स अगर 1 लाख तनख्वाह चाह रहा है तो वो उतनी ही ज़्यादा कोशिश करेगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसे 1 लाख मिलेगी। अगर वो 10,000 वाली कोशिश करेगा तो उसे 1 लाख की नौकरी नहीं मिल सकती। तो जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी एफ़र्ट होगी उतनी ज़्यादा आप सक्सेस के पीछे आपको चांसेस बढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का। दिल तो चाह रहा है कि और मज़ीद बात की जाए मगर टाइम कम होने की वजह से हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप दोनों से बहुत शुक्र है। एक बार फिर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान के इस मैसेज के साथ कि एफ़र्ट्स कीजिए तब आपको सक्सेस मिलेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। इसी के साथ असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट स्टूडियो से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।